हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास में भाग एक। इतिहास को जो है हम 4 पार्ट में पढ़ लेंगे। 4 पार्ट में पूरा इतिहास हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो भाग 1 है, फिर भाग 2, भाग 3 आधुनिक प्राचीन, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। और लास्ट में जो हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी देखेंगे कि उसमें हमारे मध्य प्रदेश का योगदान कैसा रहा। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। डेली 3 बजे और शाम को जो है 7 बजे यहाँ पर मेरे वीडियोस आते हैं। शाम को 7 बजे हम जिलेवार पढ़ रहे हैं डिटेल में, जहां पर जबलपुर संभाग को हम खत्म कर चुके हैं। इंदौर संभाग है वहां पर स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। 3 बजे डेली यहाँ पर हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को कैसे हम पढ़ेंगे और किस तरीके से इतिहास है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्राग ऐतिहासिक काल, देन आता है हमारे पास प्राचीन काल, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर मध्यकाल, फिर आता है यहाँ पर आधुनिक काल। तो आज का जो लेसन होगा प्राग ऐतिहासिक काल के ऊपर होगा, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फिर जो है अगला लेक्चर होगा उसमें प्राचीन काल देखेंगे, फिर मध्यकाल देखेंगे, फिर आधुनिक काल देखेंगे और 1857 की क्रांति यहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो है तो पाषाण काल के अंतर्गत भी हम 3 चीजें देखने वाले हैं और ताम्र पाषाण काल को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का इतिहास है कुछ, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इन आने वाले दिनों में। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें यहाँ पर। तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, तो देखिए क्या देखने को मिल रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाषाण काल, है ना। पुरा पाषाण काल आ गया, फिर मध्य पाषाण काल आ गया और फिर यहाँ पर नव पाषाण काल देखने को मिला। देखिए जो हमने यहाँ पर ये देखा था प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें था पाषाण काल, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके अंदर यहाँ पर क्या आप लिख लो? पाषाण काल, है ना। पाषाण काल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें पाषाण काल के बाद तो और क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए पाषाण काल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ताम्र पाषाण काल था, है ना। तो पाषाण काल है तो ये पाषाण काल है, ठीक। तो पाषाण के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाषाण के बाद जो पाषाण काल है इसके अंतर्गत भी 3 चीजें हैं। पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। तो इतिहास कुछ इसी तरीके से चलता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पाषाण काल देखने को मिल रहा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद क्या देखने को मिल रहा है? पाषाण काल, पाषाण काल और पाषाण काल, और इसी में एक चीज आपको देखने को मिलेगी ताम्र पाषाण काल। और पाषाण काल के अंदर ये 3 चीज है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम स्टार्ट करते हैं पुरा पाषाण काल से। तो पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? तो पुरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तात्कालीन हथियारों और औजारों का विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल यहाँ पर रहा है। क्या रहा है? तो जो हमारा एमपी था, जो हमारा एमपी था उस समय, तो पुरा पाषाण काल के समय में ये क्या रहा? हथियारों का और यहाँ पर उद्योगों का प्रमुख संगम स्थल यहाँ पर रहा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा और सुनार एवं सोन ये नदी घाटियां तथा भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी आदि स्थल पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी किस काल से संबंधित है तो आपको पुरा पाषाण काल लगाना है। आपसे बेतवा, सोन, चंबल के बारे में पूछ लिया जाए तो वो भी पुरा पाषाण काल से यहाँ पर संबंधित है। आदमगढ़ जगह पूछ लिया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पर। नर्मदा घाटी पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास के लिए मुख्य भूमि रही है। तो देखिए कोई भी जो नदी है तो मेनली जो कहा जाता है मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता जो है हमारी, ठीक है, मानव सभ्यता का विकास, विकास कहाँ हुआ है? नदियों के तट पर, नदियों के तट पर हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि नर्मदा नदी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है और नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए। तो कहां से भैया? मध्य प्रदेश में नर्मदा के जो है घाटी से ही आपको देखने को मिले। यहाँ पर हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बने हुए एवं प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था।
तो हाथ से जो बनाए जाते थे प्राकृतिक वस्तुओं को, औजार और हथियारों को यहाँ पर यूज किया जाता था। ये चीजें जो है पुरातत्व विभाग ने पता लगाई हैं और बुक्स में लिखी हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जो पूछा जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी पुरा पाषाण काल में। इसके बारे में और चीज देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर। तो हम बात करते हैं, तो इस काल के प्रमुख औजारों में बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, ठीक है, बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी है ये, ठीक, हत्थे वाली कुल्हाड़ी और बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी भी आपको खुरचन तथा मुष्ठ आदि सम्मिलित थे। कुल्हाड़ियां जो है नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुकचाई, नाला, बुधना, केन घाटी, इन सब चीज में जो है आपको देखने को मिला है। तो देखो जो ये कुल्हाड़ी है नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, ठीक है, फिर सुकचाई, नाला, बुधना, केन घाटी, बरखा, संग्रामपुर दमोह के पास है ना, तथा दमोह जिले से प्राप्त हुई है ये सभी जगहों से। अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से, अमरकंटक होशंगाबाद, कहां, अमरकंटक होशंगाबाद जिले तक विस्तृत जो है नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व की अगर हम बात करें तो पुरातत्व डॉक्टर अरुण सोनकिया, ठीक है, क्या पुरातत्व की बात करें हम यहाँ पर, है ना, पुरातत्व जो डॉक्टर हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, या जैसे कि जो वैज्ञानिक होते हैं, तो जो पुरातत्व यहाँ पर खोज कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है। तो पुरा है ना तात्वज्ञ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982, डेट याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिला, कहा, सीहोर जिला के हथनौरा नामक स्थल के, सीहोर जिला में हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए। तो भैया कहां पर, हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन में मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ। और अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम यही है और इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा मानव। नर्मदा मानव कहां पे मिला भैया, हथनौरा, कहां पर मिला, हथनौरा में मिल गया। अब डॉक्टर HP सौकलिया की बात करते हैं यहाँ पर, तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया, है ना, कहां पर, पिपरिया होशंगाबाद से 860 कितने, 860 औजार प्राप्त हुए। तथा जबलपुर के भेड़ाघाट, इंपॉर्टेंट है, जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा जो है बेलिपर्त तथा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर पाषाण काल से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया जो खोपड़ी मिली है हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन में, कब, 1982 में 5 दिसंबर सीहोर जिले के अंतर्गत, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नर्मदा मानव। क्या नाम हो जाएगा भैया, उसका नाम हो जाएगा नर्मदा मानव। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो मध्यकाल की बात की जा रही है, मध्य पाषाण काल की। तो अब मध्य पाषाण काल में देखते हैं तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़, होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आदमगढ़ शैलाश्रय से आरवी जोशी ने मध्य पाषाण काल के लगभग 25,000, कितने, लगभग 25,000 लगभग 25,000 लघु पाषाण जो है उपकरण प्राप्त किए हैं। कितने उपकरण प्राप्त किए हैं, 25,000। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक है, ठीक है, पशुपालक होने का भी जो है प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है, पशुपालक यानी कि पशु को पालने वाले, ठीक है, याद रखना, पशु को पालने वाले ये हो जाते हैं। कैसे पता चला, इसके अतिरिक्त यहाँ पर और क्या चीजें पता चली कि मानव शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाने का प्रमाण भी मिला। यानी कि कुत्ते को अगर आप दफना रहे हैं मानव के साथ, यानी कि उस समय के जो मानव थे उन्होंने क्या किया भैया, कुत्तों को पाला, यहाँ पर कुत्तों को
पाला होगा, फिर वो जब मर रहे होंगे तो साथ में दफना दिया होगा, है ना। फिर इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सीएल, है ना, टलाइलल की अगर हम बात करें, सीएल कार्लाइल की अगर बात करें, तो उनके द्वारा 1887 में विंध्य क्षेत्र में लघु, ठीक है, लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई तथा धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफाओं के समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए। तो मेनली आपको याद रखना है कि आदमगढ़ से 25 जो है 25,000, ठीक है, 25,000 लघु पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं शैलाश्रय से, और पशुपालक होने की जो है यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ मिलता है, क्वेश्चन बनेगा कि जो मानव सभ्यता है तो उसके पशुपालक होने के साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा मध्य पाषाण काल। क्या आंसर लगाना पड़ेगा भैया, मध्य पाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हम नव पाषाण काल के बारे में पहुंचते हैं। तो नव पाषाण काल में जो देखने को मिल रहा है, हमको क्या देखने को मिल रहा है नव पाषाण काल में, भोपाल में स्थित मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी, श्यामला हिल्स भोपाल जो आपने सुना होगा, पहाड़ी के शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार क्रोट तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। भोपाल के बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाश्रयों से अर्धचंद्राकार कुछ इस तरीके से समलम आदि जो है नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। अब आता है नर्मदा नदी। तो जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट, तिलवारा घाट तथा लमेटा घाट में नव पाषाण कालिक मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की तलहटी तथा इटार, है ना, सोन नदी की तलहटी तथा इटार पहाड़, अगर हम बात करें जो है बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नव पाषाण कालीन उपकरणों की यहाँ पर प्राप्ति हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं तो रीवा जिले में चचाई जलप्रपात, रीवा जिले में कौन सा, चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाण कालीन। तो देखो रीवा में चचाई जलप्रपात और हम बात करें गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए हैं। दमोह जिला के दक्षिण पूर्व में स्थित संग्रामपुर घाटी से 1866 में नव पाषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो दमोह जिला भी आपको याद रखना है कि वहां से भी आपको देखने को मिला। जबलपुर जिला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबलपुर जिला, वहां पर भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, तिलवाड़ा घाट, है ना, तिलवारा जहां पर जो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, ठीक है, तिलवारा घाट, ये सभी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी नव पाषाण काल के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं जो कि यहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र के नाबदा टोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा क्षेत्र के जो है नाबदा टोली में जो है नागदा, कायथा, आवरा, एरण तथा बेसनगर, ठीक है, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुआ। एरण आपको सागर में देखने को मिलेगा, एरण अभिलेख भी है, ठीक है। इन स्थानों पर उत्खनन से जो है मृद भांड धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 1869 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्लू लेता हूं, है ना। तो 1869 में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जबकि 1970 में डोंगरिया बालाघाट के समीप जो है ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण मिले हैं। तो याद रखना भैया, जबलपुर से एक कुल्हाड़ी मिली है। कहां से मिली है भैया, जबलपुर से जो है यहाँ पर क्या मिली है, कुल्हाड़ी। जबलपुर से यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है और ऐसा बोला जाता है कि वो कांसा निर्मित था। क्या निर्मित था भैया, कांसा निर्मित था, यानी कि कॉपर प्लस टिन, ठीक है, कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर था। किसका था, तांबा प्लस टिन,
तांबा प्लस टिन को अगर मिलाओगे तो आपका क्या बनता है, कांसा बनता है। कांसा एक धातु है, उससे निर्मित कुल्हाड़ी मिली थी, ऐसा आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसलिए जो इस पे मैंने थोड़ा सा जोर डाला है। 1869 में जबलपुर से, कहां से, जबलपुर, जहां पर भेड़ाघाट है, नर्मदा नदी वहां पर बहती है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे जो हमने कुछ चीजें यहाँ पर लिख के रखी हुई है, क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय और शैल चित्र के बारे में चर्चा। तो देखते हैं क्या चीजें यहाँ पर। शैलाश्रय की बात करते हैं एवं शैल चित्र की बात करते हैं और स्थान की बात करते हैं। तो देखिए, लिखी है ना, लिखी छात शैलाश्रय जो है करसा मुरैना में देखने को मिलेगा। लिखी दंत शैल चित्र, दंत शैल चित्र कहां पर देखने को मिलेगा, चंदेरी अशोकनगर में देखने को मिलेगा। दाता शैल चित्र कहां पर देखने को मिलेगा, तो पिजावर छतरपुर में देखने को मिलेगा। चूर्नागुंदी शैल चित्र कहां पर देखने को मिलेगा, तो कांति होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। निसाड़गढ़ काजरी शैल चित्र देखने को मिलेगा पचमढ़ी होशंगाबाद में। वेलखंदार शैल चित्र देखने को मिलेगा पचमढ़ी होशंगाबाद में। हर्रापाल जो है शैल चित्र बोरी होशंगाबाद में, बोरी एक अभ्यारण्य भी है जो कि होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा। झिंझारी शैलाश्रय की यहाँ पे बात की जा रही है तो वो कटनी में देखने को मिल रहा है, कहां पर, कटनी में। और रानी माची शैलाश्रय की बात की जा रही है तो वो कहां पर देखने को मिलेगा, चितरंगी सिंगरौली में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें भी जो है एक बार आपके ध्यान में रहनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा वहां पर आप दिमाग लगा सकते हो, और अगर पूरा अगर याद ही कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन शैलाश्रय के ऊपर प्रश्न बनता है, जब क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो आपसे पूछ लेंगे बेलखंदार शैलाश्रय या शैल चित्र कहां पर पाए गए, तो आप लगा देना पचमढ़ी होशंगाबाद। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, एग्जाम को टफ बनाना अगर होगा तो। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ पर, और आप कोई भी जो है यहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, और ताकि जो है आपकी तैयारी चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।